नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। भारत और पाकिस्तान आज इस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। हर किसी की नजर है, यहां से आगे क्या? लेकिन उसको समझने से पहले हमें उस ग्रैंड जियोपॉलिटिकल गेम को समझना पड़ेगा, जिसके कारण ये परिस्थितियां सृजित हुई हैं। दरअसल भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो डिफेंस प्रोग्रेस है, जिस तरीके से ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी आज भारत को मिल रही है, ग्लोबल साउथ का लीडर भारत बनता नजर आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं या कहें बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है। वही सब लोग हैं इस स्थिति, इस परिस्थिति के पीछे। और उनके क्या हित जुड़े हैं, कौन कौन है, हर एक के बारे में बात होगी। इसीलिए शायद इसी चीज को भाप कर भारत सरकार थोड़ा सा कॉशियस होकर या कहें धीरे गति से आगे बढ़ रही है। इनएक्शन नहीं है, एक्शन हो रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो इसलिए धीरे है क्योंकि भारत अपने सारे ऑप्शंस को तलाश लेना चाहता है। भारत ये जान लेना चाहता है कि दरअसल भारत के पीछे कौन खड़ा है और भारत के विरोध में कौन खड़ा है। भारत अगर इस युद्ध में जाता है कि स्विफ्ट एक्शन होगा कि ये लंबी लड़ाई चलेगी, निश्चित तौर पर भारत लंबी लड़ाई नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि इसे जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। उसके लिए अपनी तैयारी वो मुकम्मल कर लेना चाहता है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भारत की और क्या लगभग भारत सरकार किस दिशा में सोच रही है, उसे समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि दरअसल ये जो स्थितियां बनी हैं वो किन लोगों के कारण बनी है। सबसे पहली जो इसमें एंटिटी है वो है चाइना प्लस पुराना गहरा राज्य, पुराना जो डीप स्टेट है। इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों को जो असहजता हो रही है भारत के इस उभार से, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत की इस गति के बीच में स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। और युद्ध से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहला प्रयास उनका बांग्लादेश के अंदर था। वो ये चाहते थे कि बांग्लादेश को भारत के लिए एक यूक्रेन बना दिया जाए, कि भारत वहां पे कोई मिलिट्री एक्शन ले और भारत वहां फंस जाए। जो वहां की लोकल मिलिशिया है, जमात इस्लामी और जो अंसारुल बांग्ला और इन सब का इस्तेमाल करके, खासकर आईएसआई का इस्तेमाल करके और चाइनीज वेपन और पैसे के माध्यम से भारत को वहां उलझा दिया जाए। और जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर एक ऐसी की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि शायद मौका मिले तो उसे भारत से अलग भी किया जा सके। और डेमोग्राफी के माध्यम से जब वहां पे युद्ध होगा, जो डेमोग्राफी बांग्लादेश छोड़कर भागेगी और भारत के अंदर आएगी, उसके बाद भारत की स्थिति क्या होगी वो सब समझ सकते थे। और भारत उस बात को भली भांति समझता था। तभी भी लोग कहते थे भारतीय सेना क्यों नहीं घुस जाती, फुला कोर बैठा है, हमला कर दीजिए। लोगों ने S-400 भी लगा दी, सब कुछ लगा दिया। ठीक है, भारत की सुरक्षा के लिए वहां लगा हुआ है, लेकिन मिलिट्री इन्वेजन, भारत उस बात को समझ रहा था कि नहीं, अभी नहीं। लेकिन चाइना को लगा कि भारत उस ट्रैप में नहीं फंसा है। उसके बाद उन्होंने जो बात की भारत के चिर परिचित विरोधी पाकिस्तान से, उन्होंने कहा साहब हमारे लिए भली अब तुम्हें देनी पड़ेगी। और वहां पे उन्हें एक यूजफुल इडियट मिला, वो मिला आसिफ मुनीर। जिस स्थिति में आज पाकिस्तान है, लगभग लगभग बलोची पीट रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून पीट रहे हैं, गिलगिट में चल रहा है, सिंधी अलग है। आसिफ मुनीर को लगा, आसिफ मुनीर की स्थिति सेना के अंदर भी इतनी कमजोर थी कि जो पुराने रिटायर्ड जनरल थे वो आकर उसके विरोध में बोल रहे थे। तो उसे भी एक मौका ऐसा चाहिए था, या ऐसा हाथ अपने सिर के ऊपर चाहिए था जो उसको बचा सके, उसको एक्सटेंशन दे सके। वो जेलेंस्की बनना चाहता था और उसे वो मौका दिया ना। चाइना ने कहा ठीक है, एक पंथ दो काज, हमारा भी सिद्ध तुम्हारा भी सिद्ध, जाओ भारत के ऊपर हमला करो। और हमला इस तरीके से होना चाहिए कि भारत की मजबूरी हो जाए तुम्हें जवाब देने के लिए। सबसे पहले आसिफ मुनीर ने जानबूझकर वो हिंदू मुसलमान वाली लाइन पकड़ी, ताकि भारत के अंदर बैठे अपने स्लीपर सेल्स को मैसेज दिया जा सके कि जब कुछ ऐसा हो तो आपको एक्टिवेट हो जाना है। और भारत के खिलाफ जो ये पहलगाम वाला हमला हुआ, वो जानबूझकर नरसंहार किया गया, जानबूझकर पतियों को चुना गया, महिलाओं को छोड़ा गया, ताकि जब महिलाएं देश के अंदर जाएं तो उस विभत्स घटना को वो बताएं। और चाहते ना चाहते हुए भी समाज इतना उद्वेलित हो जाए कि सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़े। आप उसे इतना हीनियस क्राइम बना दीजिए कि सरकार डिप्लोमेसी और इंडस वाटर ट्रीटी और इन सब के अलावा भी काम ना चले, जवाब देना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि जवाब नहीं देना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा जवाब क्यों देना चाहिए, क्यों जरूरी है, और दिया जाएगा। लेकिन समझिए कि ये स्थिति बनाई क्यों गई। उसके बाद चाइना का हित आप देखिए, क्योंकि अगर युद्ध में जाता है भारत तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुकेगी, नया इन्वेस्टमेंट आने से डरेगा। भैया लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, भारत को अपने रिसोर्सेज डिफेंस में डालने पड़ेंगे। जो नया इन्वेस्टमेंट एआई के अंदर हो सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में हो सकता है, और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है भारत के अंदर, वो हैम्पर होगा भारत का। और जिस तरीके से एंटी चाइना सेंटिमेंट बना हुआ है, अब चाइना
डबल गेम भी खेल रहा है यहां पर, क्योंकि उसके एंटी चाइना सेंटिमेंट की वजह से फायदा सबसे ज्यादा भारत को हो रहा है। अब रोज न्यूज आती है, आईफोन आ गया, फला फैक्ट्री आ गई, ये आ गया, वो आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है, लेकिन हाँ फायदा हो रहा है। चाइना उसे भाप नहीं पा रहा, और चाइना यहां पर भी डबल गेम खेल रहा है कि भैया हम कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं हम डिप्लोमेसी कर लेते हैं, नहीं भारत तो जो ड्रैगन और एलिफेंट को तो साथ रहना है, ये सब करना है। लेकिन पीछे से किस तरीके से अपने प्रॉक्सी बांग्लादेश और इसे इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान को, ये सब समझ रहे हैं। साथ ही चाइना इसके अंदर जो अपने और सहयोगी है, जो ये पूरा का पूरा एक नेक्सस बना है, उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। चाइना का एक और साथी है टर्की, उसका भी इस्तेमाल इस युद्ध के अंदर किया जा रहा है। टर्की का इंटेलिजेंस का चीफ आज ही पाकिस्तान पहुंचा है, उसका भी इसमें इस्तेमाल होगा। तो आप देखिए, पाकिस्तान है, चाइना है, इधर बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में ईरान। ईरान पर भी बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी आज के समय में नेचुरल अलाई है चाइना का। अभी ईरान के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था बंदर अब्बास पोर्ट पर, कहा जा रहा है कि वो एम्यूनिशन की बड़ी खेप थी। अब ये देखना है वो खेप किसकी थी, क्या वो चाइना की थी जिसे मुराद ने उड़ा दिया, या वो किसी और की थी। मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किस तरीके से पॉलिटिकल गेम इस पूरे के पूरे क्षेत्र में चल रहा है, ये समझिए। तो चाइना निश्चित तौर पर चाहता है कि भारत यहां उलझे, और ध्यान दीजिए, जिस दिन भारत इस युद्ध में होगा, थोड़ा सा ही लंबा चलेगा, आपको बांग्लादेश की तरफ से भी जो मिलिटेंसी है, जो आतंकवाद है, उसे होते नजर आएंगे। नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में भी टारगेट करने का प्रयास होगा, और भारत को दो फ्रंट पे उलझाया जाएगा। और जब ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी ना, तो आपको एक तीसरा प्लेयर भी इसमें इन्वॉल्व होता नजर आएगा। तो भारत की जो सरकार है, इन्हीं चीजों को कैलिब्रेट कर रही है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। हम लोग भी, हमारी भी गलती है, हम अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो जाते हैं ना, नहीं साहब मोदी जी कर नहीं रहे, 56 इंच की छाती नहीं है। समझिए पीछे किस तरह का खेल चल रहा है। और भैया उसके अलावा और कौन कौन से प्लेयर हैं? सबसे पहले यूएसए। यूएसए भी चाहता है कि यहां पर युद्ध बन होए। कारण सबसे पहला, भारत जिस तरीके से डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत एक मेजर प्लेयर बन रहा है पूरी दुनिया में। ब्रह्मोस बेच रहा है, पिनाका बेच रहा है, तेजस बेच रहा है, हेलीकॉप्टर बेच रहा है प्रचंड, और बहुत सारी चीजें हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन रहा है। उससे अमेरिका बहुत सहज नहीं है। अब लोग कहेंगे ट्रंप तो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, ट्रंप अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, वो अमेरिका की सोचेगा, भारत की नहीं सोचेगा। उसके अलावा दरअसल अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो उसे मिले, वो उसे इंडिपेंडेंट चाहता है पाकिस्तान से, और वो वहां पर अपनी फोर्स उतार कर या कुछ और उतार कर अपने हाथ और अपनी जवानों को नहीं गंवाना चाहता। वो एक तरीके से चाहता है कि भारत के साथ ये स्थिति क्रिएट हो, भारत जिससे जब युद्ध हो तो स्वाभाविक तौर से बलूचिस्तान अलग होगा। अब आप देखिए पिछले 2-3 दिन में बलूचिस्तान में भी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। जो बीएलए को पैसा आता है ना, सारा का सारा अमेरिका से आता है। तो ये जो एक्शन होंगे, उसके बाद जो एंड रिजल्ट आएगा, बहुत सारी चीजें निकल के आती है ना समुद्र मंथन में से, तो उसमें से बलूचिस्तान निकल के आएगा। तो अमेरिका को लग रहा है कि वो बलूचिस्तान हम रख लें, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना के एक्सेस को यहां रोका जा सके, और बलूचिस्तान वो सबसे अच्छी जगह है, तो उस एरिया को वो लेना चाहता है। मिनरल रिच जो है वो बलूचिस्तान वहां पर है, और अमेरिका मदद भी कर रहा है पाकिस्तान की पीछे से। अभी $400 मिलियन की डिफेंस डील पीछे हुई थी, $1.3 बिलियन लगभग आईएमएफ से अलग अलग कारणों से वहां पर पहुंच रहा है। कोई कह रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पर जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जा रहा है, इसके नाम पर नहीं साहब, किसी के नाम पर नहीं जा रहा। आप ये मानिए वो तैयारी हो रही है। तो अमेरिका भी पैसा भेज रहा है पाकिस्तान को, ताकि वो हल्का ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि 2 दिन में ही पिट पिटा के पीछे हट जाए भैया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर जो एंड रिजल्ट है अमेरिका का, वो तो उसे हासिल नहीं हो पाएगा, या जो चाइना है उसका एंड रिजल्ट हासिल नहीं हो पाएगा अगर 2-4 दिन में काम निपट गया। लोग कहते हैं ना कि 3 दिन का पाकिस्तान के पास साजो सामान है, 4 दिन का है। नहीं साहब, अभी होगा। आने में कितना टाइम लगता है? जो पूरा का पूरा अफगानिस्तान है, अमेरिका चाहे तो वहां से एक्सेस ले सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि आज भी अफगान गवर्नमेंट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर हफ्ते यूएस से देता है। तो पाकिस्तान का एक्सेस मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आपने नीचे से कराची पोर्ट पे लगा दिया ब्लॉकेड, फिर भी और रास्ते हैं, शायद उस स्पीड पे ना हो, लेकिन बहुत रास्ते हैं कि वहां से पहुंचा जा सके पाकिस्तान के अंदर। तो अमेरिका के भी हित जुड़े हैं, चाइना के भी हित जुड़े हैं। उसके अलावा रशिया, रशिया ज्यादा बोलेगा नहीं क्योंकि उसके खुद के पैर फंसे हैं, लेकिन हाँ वो आपको इनडायरेक्टली भारत को सपोर्ट करता दिखाई देगा। कारण वो नहीं चाहता कि यहां पर चाइना और अमेरिका दोनों का इन्फ्लुएंस हो। वो ये चाहता है कि यहां पे फ्रेंडली जो भारत है उसका इन्फ्लुएंस बना रहे, नहीं है तो और मजबूत हो। तो आपको रशिया शायद उतना वोकल ना हो, लेकिन हाँ आपको वो मदद करता दिखाई देगा।
आप देखिए जो पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें कहीं से भी वेस्ट की तरफ से कहीं बहुत ज्यादा नहीं बोला जा रहा कि भैया शांत रहो, लड़ाई मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। दरअसल ऐसा बस ऊपर बस, हाँ ठीक है, लड़ाई मत करो, ध्यान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, वो चाहते हैं कि यहां कुछ हो, एक डैश पॉइंट बने, क्योंकि दुनिया में एक परपिचुअल वॉर हमेशा चलती रहती है, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी कहीं और, कभी अफ्रीका में, फिर यूक्रेन में, और फिर इस एरिया में, ताकि हथियार बिकते रहे, ताकि युद्ध चलता रहे, और इसके माध्यम से अपने एडवर्सरीज को निपटाते रहो। रशिया को निपटाने का प्रयास हुआ था, लेकिन रशिया और बड़ा उभर के निकला। यहां पे चाहते हैं कि भारत को हैम्पर किया जाए। ध्यान रखिएगा, मैं वापस से कहता हूं, भारत यहां से और ऊपर ही उठेगा। कुछ शॉर्ट टर्म सेटबैक्स हो सकते हैं, छोटी, लेकिन आप ये मानकर चलिए यहां से और ऊपर उठेगा। आप जब जिम जाते हैं ना, डंबल्स उठाते हैं, तो थोड़े दिन कंधों में दर्द रहता है, लेकिन उसके बाद जब मसल्स बनती है ना, तो मजबूती आती है। ये वो फेज है। इसलिए जो चाह रहा है ना कि भारत को हैम्पर करेंगे, नहीं कर पाएंगे, वो भी बताऊंगा क्यों, लेकिन यहां से भारत का उभार ही होगा, और रशिया जैसे देश उसमें मदद करेंगे। उसके बाद जो चौथी एंटिटी आती है, वो इजराइल आती है। इजराइल आपको पूर्ण रूप से मदद करता दिखाई देगा, हथियार आपको पास पहुंचाएगा, इंटेलिजेंस आपको पास पहुंचाएगा, आपको सैटेलाइट इमेजरी से लेकर हर कुछ जो सपोर्ट है, वो इजराइल आपको देता नजर आएगा। कारण, जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट किया हमास का, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है हमास, जो हमास, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, जो ये नेक्सस बन रहा है, देखिए जो इस्लामिक वर्ल्ड है ना बीच में, उसके दो हिस्सों पे, दो एंड्स पे दो ऐसी ताकतें हैं कि अगर एक किला भी ढहा तो दूसरा निश्चित ढहेगा। एक साइड इजराइल है, एक साइड भारत है। अगर इजराइल ढहा तो भारत गिरेगा, इसलिए भारत ने सपोर्ट किया इजराइल का। भारत गया तो इजराइल गया, मतलब ये दोनों का एक सिक्के के दो पहलू। इसलिए इजराइल चाहते ना चाहते मजबूरी भारत को समर्थन करेगा, आपको निश्चित तौर पर करता नजर आएगा। और ये पिछले कुछ दिनों में इजरायली एम्बेसी के, इजरायली एम्बेसडर के जो बयान है, नेतन्याहू के जो बयान है, वो साफ नजर आ रहे हैं कि हम भारत के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। तो ये जो सारे प्लेयर्स हैं, ये चाहते हैं हर तरीके से कि भारत डिस्टेबलाइज हो, पाकिस्तान को की उस न्यूसेंस वैली का इस्तेमाल किया जाए, और भारत ही समझ रहा है। अब भारत मोदी जी राय मान लेते, एकदम से कूद जाते, तो भी दिक्कत होती। इसके अलावा एक पांचवी फोर्स है, वो है इंटरनल फोर्स। दरअसल वो चाहती है देश के ऊपर सत्ता पे कब्जा करना, देश रहे ना रहे, टूटी फूटी स्थिति में हो, उजाड़ हो, मतलब एक तरीके से खंडर की स्थिति में देश मिल जाए, बस सत्ता मिल जाए, वो इस चीज के अंदर लगे हुए हैं। इसीलिए आपने देखा किस तरीके से वो पार्टी हो, वो संगठन हो, वो लोग किस तरीके से एक्टिव हैं। जो भारत के अंदर वफ का माहौल चल रहा था ना, उसका इस्तेमाल भी पाकिस्तान ने किया। और जो ये समर्थन कर रहे हैं, 0.5 फ्रंट है, मैं आपको कई दिनों से जो बार बार अपनी वीडियोस में दिखाता आ रहा हूं, वो किस तरीके से एक्टिव है, उसको भी भारत सरकार ये जो समय ले रही है ना, उसे भी डिसमेंटल कैसे किया जाए, उसका ही काम कर रही है। उदाहरण देता हूं कैसे। आप देखिए भारत के अंदर लगभग 5 लाख पाकिस्तानी मतलब जो यहाँ की भारत की महिलाएं हैं, उन्होंने लगभग 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तान में जाकर शादी की। आप ये देखिए, सीआरपीएफ के जवान की बीवी पाकिस्तानी है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। यहाँ की 5 लाख महिलाएं वहां गई, शादी करके आई, वहां की नागरिकता नहीं ली, यहां रह रही हैं। 5 लाख में से कितने स्लीपर सेल हो सकती हैं, आप समझ सकते हैं। वो चिन्हित करके उन्हें या तो यहां से डिपोर्ट करना या फिर यहां पे कंटेन करना, ये जरूरी है। जो पॉइंट का सैनिटाइजेशन है, अभी गुजरात में देखिए, जूनागढ़ से लेकर और अहमदाबाद तक, यूपी है, दिल्ली है, हर जगह किस तरीके से काम चल रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, आपको ममता बनर्जी शांत क्यों दिखाई दे रही है? मैसेज दे दिया गया, शांत रहिएगा। और अचानक से जब विपक्ष सरकार के साथ आके खड़ा हो जाए ना, उसके भी कई मायने समझिए। अब इस सैनिटाइजेशन में उसे वो भी बताऊंगा। सैनिटाइजेशन में एक और देखिए, एक व्यक्ति पकड़ा गया है, पाकिस्तानी है, 17 साल से भारत में रह रहा है, 2008 भारत में आया था, यहाँ की 12th यहाँ की, वोट यहां डाली, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब यहां बनवाया, और पाकिस्तानी है। आप बताइए किसके लिए वोट डाली होगी इसने? ये है 0.5 फ्रंट जिससे सरकार लड़ना चाह रही है कि भैया जब पाकिस्तान के ऊपर हम जाएं कुछ एक्शन करने के लिए, तो ये लोग खड़े ना हो जाएं, ये स्लीपर सेल के तौर पे काम ना करें कि आर्मी मूवमेंट की बातें बता रहा है, कोई और जानकारी दे रहा है, या शाहीन बाग हो गया, दंगे हो गए। इस 0.5 को भी कंटेन करना बहुत जरूरी है। ये फुट सोल्जर्स हैं, लेकिन भारत के 0.5 फ्रंट के जो असली कर्ता धर्ता है, उनको भी समझिए।
जो विपक्ष है ना, वो अचानक से सरकार के समर्थन में आ गया। पहले तो थोड़ा बहुत उसने कहा, लेकिन उसने स्ट्रेटेजी बदली। अब वो पूर्ण रूप से सरकार के पीछे खड़ा है। कारण है, वो सरकार को पीछे से धक्का देगा कि जाओ करो, करते क्यों नहीं, करो करो करो। और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और अलग अलग तरीके से ये प्रेशर बनाएगा कि देखिए, अगर दो चार, मैं एक और चीज कहता हूं, जब युद्ध होता है ना, जब कुछ चल रहा होता है, तो हो सकता है कि हमारी कुछ कैजुअलिटीज भी होंगी, कुछ प्लेन भी गिरेंगे, कुछ टैंक भी गिरेंगे। यही लोग सोशल मीडिया हैंडल पर माहौल बनाएंगे, देखिए मोदी पिट रहा है, मोदी की सेना किस तरीके से मात खा रही है, मोदी की स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, पहले तो वो राष्ट्रवादियों को भड़का रहे हैं कि मोदी के ऊपर प्रेशर बनाओ, अब तक क्यों नहीं कुछ हुआ जी। उसके बाद जब कुछ हो और कुछ अनहोनी हो, जैसे अभी बांग्लादेश में दो भारतीय बीएसएफ के जवान पकड़े गए, तो माहौल ये बनाए, देखिए मोदी के तो बस की नहीं है। किसी भी तरीके से वो फंसाना है सरकार को उस नैरेटिव के अंदर। ये समझिए, सिर्फ बाहर नहीं लड़ना, सिर्फ भारत में बैठे इन पाकिस्तानियों को नहीं लड़ना, भारत में बैठे उन भारतीयों से भी लड़ना है जिनका सिर्फ एक और एक ध्येय है कि सत्ता हाथ में आए, इनके इन प्रकरण, देश टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। इन चीजों से सावधान रहना, इन्हीं चीजों को भांपकर, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार है ना, वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। और प्रयास ये है कि जो एक्शन हो वो इतना तेजी से हो, इतना काइनेटिक एक्शन हो कि फटाफट हो जाए, करें और वापस आए। अब लोग कहेंगे अगर इतना कुछ हो रहा है तो भारत को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, भारत को जवाब देना है, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे ना, मैं कह रहा हूं भारत सरकार ने जवाब नहीं दिया, दिक्कत नहीं है, दोबारा आतंकवादी हमला होगा। जब तक भारत काइनेटिक एक्शन नहीं लेगा, आज वो स्थिति है कि इन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल वो पूरा का पूरा तंत्र करता रहेगा कि जब तक ये मजबूर ना हो कि भारत सरकार को एक्शन लेना ही है। तो और जवान और जाने गंवाने से अच्छा भारत अभी इस टेरर नेटवर्क को, इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करे, ये जरूरी है। और ये सिंगल स्ट्राइक जैसी स्थिति में करना होगा। और उससे पहले भारत सरकार ये चाहती है समय लेकर कि जो पाकिस्तान के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें ड्रेन किया जाए। F-16 है, GF-17 है, वो उड़ रहे हैं, बार बार सॉर्टीज मार रहे हैं, अब आएगा भारत, आज आएगा, कल आएगा, रात आएगा। कल उनके एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को 2 बजे 3 बजे, अगले 24 से 36 घंटे में हमला होने वाला है। दरअसल भारत चाहता है कि जो उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें इस एंटिसिपेशन में कि भारत आज आएगा, कल आएगा, उन्हें ड्रेन किया जाए, उन्हें खत्म किया जाए, ताकि जब एक्शन हो तो वो अचानक से हमला ना कर पाए, या वो हमले की इंटेंसिटी उतनी ना हो, वो समझ ना पाए, और उसे इतनी जगह उलझा दो कि उसे यह समझना है कि कहां से होगा। और आपको किस तरीके से मिस इंफॉर्मेशन और इन चीजों में फंसाया जाएगा। एक और उदाहरण देता हूं, आने वाले समय में आपको ये सुनने को मिलेगा कि भैया फला पोस्टों से पाकिस्तानी आर्मी हट गई है, फला चौकियां खाली कर दी गई है। ये एक ट्रैप भी हो सकता है भारतीय सेना के लिए, कि भारतीय सेना वहां जाए कि भैया तो खाली पड़ा है और कुछ अनहोनी हो। इन सब चीजों के प्रति बहुत सतर्क है सरकार, सजग है, वो समझ रही है, इसलिए समय लिया जा रहा है, इसलिए इतनी बैठकें चली हैं कि सीसीएस की बैठक है, इस कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, फुल कैबिनेट है, इनकी बैठकें चल रही हैं। ये इसलिए किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है कि वो एप्ट मोमेंट क्या है कि जहां एकदम से एक झटके में काम किया जाए। लंबी लड़ाई नहीं खींचनी है। हमने सीखा है यूक्रेन से, हमने सीखा है गाजा से। चीज गाजा और यूक्रेन में, दोनों देशों में रशिया का और इजराइल का ध्येय था कि वहां पर कब्जा करना है। भारत को कब्जा नहीं करना, भारत को उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है। इसीलिए लंबी लड़ाई चलना भारत नहीं चाहता, ना भारत करेगा। लेकिन हां, ये मानिए कि जो प्लेयर्स पीछे बैठे हैं वो चाहते हैं कि, तो इसलिए मेरा जब भी सभी जो राष्ट्रवादी हैं, जो चाहते हैं कि एक्शन होगा, लेकिन जो चाहते हैं कि अभी एकदम हो, देखिए एकदम तो नहीं होगा। आप किसी घर में शादी फंक्शन करते हैं ना, उसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। यहां तो युद्ध लड़ना है या उस तरह का चीजें हैं। और जो प्रधानमंत्री की जो बार बार मैसेजिंग आ रहे हैं, दरअसल वो एक तरीके से मैसेज है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन समय हमारा होगा, जगह हमारी होगी और तरीका हमारा होगा। और प्रधानमंत्री के शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक शब्द का उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़े हैं, यानी कई लक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि समय कम है और लक्ष्य बड़ा है। लक्ष्य बड़े हैं यानी कई, यानी मल्टीपल चीजों को एक साथ केटर कर तब आगे बढ़ना है। वो अंदर है या बाहर है,
ये आज मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि ये समझ आए कि सरकार किन चीजों से, किन किन चुनौतियों से जूझ रही है, उन्हें किन किन चीजों को पार कर कर इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को अपने पक्ष में करना है। हम ये तो हम दरअसल क्या है ना, हम बहुत ही सतही एनालिसिस करते हैं, उस पे इतने फाइटर जेट है, उस पे इतने फाइटर जेट हैं, उस पे इतने टैंक है, उस पे इतने टैंक हैं, और इतना हमला होगा और इतने दिन में काम हो जाएगा। इतनी सहजता से होता ना तो अमेरिका कभी वियतनाम में ना फंसता, यूक्रेन में रशिया ना फंसता। इतना सहज नहीं होता, बहुत चीजें पीछे चल रही होती है। युद्ध सबसे अंतिम चीज होती है, उससे पहले सब सारी पिक्चर हो चुकी होती है, वो क्लाइमेक्स होता है। इसलिए जब तक पूरी पिक्चर नहीं देखेंगे तो आपको क्लाइमेक्स समझ नहीं आएगा। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार के साथ नैरेटिव का मोर्चा हो या युद्ध का मोर्चा हो या भारत में बैठे इन 0.5 फ्रंट के खिलाफ का मोर्चा हो, सबसे हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ लड़ना है। और एक और चीज बताता हूं, मोहन भागवत जी से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल। क्यों हुई? 11 साल में मोहन भागवत जी पहली बार प्रधानमंत्री आवास गए थे। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो सबसे बड़ा संगठन है जिसकी हर गांव, हर गली मोहल्ले में पहुंच है। कोई स्वयंसेवक कहीं ना कहीं किसी गली मोहल्ले में रहता होगा। संगठन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र में राष्ट्र का नैरेटिव क्रिएट हो। एक एक स्वयंसेवक सरकार की बात और देश की बात समाज तक ले जाए। कहीं यह माहौल बने ना कि राष्ट्र कमजोर पड़ रहा है, सरकार कहीं पीछे हट रही है। और ये जिम्मेदारी बनती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कि समाज में से जो फीडबैक आए वो सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सरकार के भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि एक बड़ा रिसोर्स आपको युद्ध में झोंकना है। तो राष्ट्र ग्राउंड पर क्या हो रहा है अंदर, वो समझने के लिए आपको ऐसे संगठनों का सहारा लेना पड़ेगा जो सही में राष्ट्र उन्नति और आगे बढ़ने में योगदान दे रहे हैं। सैकड़ों संगठन है संघ के, करोड़ों स्वयंसेवक हैं संघ के। अब ये जिम्मेदारी ना ही सिर्फ संघ के स्वयंसेवक बल्कि हर भारतीय की है कि उस फीडबैक से लेकर, उस नैरेटिव से लेकर, और कहीं आपको ये पता लगे कि इंटेलिजेंस में ये गड़बड़ है, भाई ये आदमी संदिग्ध लग रहा है, ये गतिविधि संदिग्ध लग रही है, तो वो रिपोर्ट की जाए। हमें देखा 62 के युद्ध में संघ ने भारत का ट्रैफिक सिस्टम संभाला था। यही संघ था जिसने 1948 में, अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे जो एयरपोर्ट का जो रनवे बनाया था संघ स्वयंसेवकों ने बनाया था। जो भारत का पहला नेतृत्व था, अगर उसकी जान बची थी तो संघ के स्वयंसेवकों से बची थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान सारे के सारे भारतीय लीडरशिप के असैसिनेशन का प्लान बना रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, खैर पुरानी हो गई वो भी छोड़ दीजिए, लोग कहेंगे वो तो पहले की बात थी, अब की बात अलग है, संघ पॉलिटिकल हो गया, जो भी है, वो नैरेटिव पहुंचाना है, वो जरूरी है। उसके लिए संघ जैसे, संघ अकेला संगठन होगा ये भी जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत से संगठनों का इस्तेमाल किया जाएगा, सहयोग लिया जाएगा, इसीलिए उन्हें बुलाया गया। तो आप देखिए तैयारी किस स्तर है। इसलिए समय लीजिए, आराम कीजिए, थोड़ा सा एक्शन होगा। अब लोग कह रहे हैं 24 घंटे में एक्शन होगा जी, न्यूज चैनल चला रहे हैं टीआरपी के लिए, नहीं होगा, समय पर होगा, स्विफ्ट होगा, फटाफट होगा और फटाफट निकलना है, फंसना नहीं है, यही तैयारी है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।